नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर रुद्रपुर से, जहां रुद्रपुर के अगस्त्य मुनि में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में सीएम धामी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हुए थे। सीएम धामी ने रुद्रप्रयाग को कई बड़ी योजनाओं की सौगात भी दी। इस दौरान इस रक्षाबंधन पर्व पर आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरा आप सबके बीच में आने का कार्यक्रम था और बहुत प्रयास भी मैंने किया कि किसी तरह मैं आप सबके बीच में पहुंच पाऊं, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से बीच में ही वापस आना पड़ा। इसलिए वर्चुअल माध्यम से मैं आप सबसे जुड़ रहा हूं। मैं अपनी सभी बहनों को जो यहाँ पहुंची हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को, सभी को, और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि बाबा केदार हमेशा आप सब पर अपना आशीर्वाद बना के रखें। तो सरकार 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में बजट सत्र आयोजित करने जा रही है। भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में होने जा रहे इस बजट में विभागों के अनुपूरक बजट पास होंगे। साथ ही 500 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। सत्र के विषय में अधिक जानकारी देते हुए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में विकास की गति बनाए रखने के लिए 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट इस मानसून सत्र में पारित किया जाएगा। साथ ही सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ 500 से ज्यादा प्रश्नों के जवाब देने के लिए तत्परता से तैयार। देखिए, आज गैरसैंण को अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है, क्योंकि ग्रीष्मकाल में सत्र होना इसलिए संभव नहीं था कि पूरी फोर्स, पूरी ताकत यात्रा को सुचारू करने में लगी हुई थी। रिकॉर्ड तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहा है, भारी मौसम खराब होने के बावजूद तीर्थयात्री आ रहा है, इसलिए उस समय सत्र कराना संभव नहीं था। लेकिन आज मानसून सत्र जो 21 से 23 तारीख का है, गैरसैंण में आहूत किया गया है और विकास की गति न रुके। जिन विभागों में पैसा जाना है, इसके लिए 5600 करोड़ का अनुपूरक बजट भी उसमें पारित किया जाएगा। तो भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में मानसून सत्र के लिए आशियाना पूरी तरीके से सज चुका है। सत्र के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है, जिसके चलते इस बार सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। धामी सरकार के लिए गैरसैंण का मानसून सत्र काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि सत्ता पक्ष जहां इन 3 दिनों में विपक्ष के हमलों से घिरता हुआ नजर आएगा, तो वहीं सदन के भीतर सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर भी विपक्ष अड़ता हुआ नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से जहां सदन के भीतर अनुपूरक बजट और खेल विश्वविद्यालय का जैसा महत्वपूर्ण विधेयक पास कराने का काम किया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से केदारनाथ आपदा और कानून व्यवस्था जैसे गंभीर विषयों को उठाने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो 3 दिन के इस विधानसभा सत्र में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच सत्ता पक्ष का एक्शन मोड भी देखने को मिलेगा। ऐसा होगा सत्र। मानसून सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने का काम किया जाएगा। दूसरे दिन सत्ता पक्ष की तरफ से अनुपूरक बजट को सदन के पटल पर रखने का काम होगा। सरकार सत्र के दौरान हल्द्वानी में बन रहे खेल विश्वविद्यालय के विधेयक को भी लाने का काम करेगी। सरकार इस सत्र में निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक को भी लाने का काम करेगी। तो वहीं सत्र के दौरान सदन में सियासी मुद्दों के हथियार विपक्ष ने भी तैयार कर रखे हैं। विपक्ष की तैयारी की बात की जाए तो विपक्ष जो मुद्दे उठाएगा, अब उस पर गौर करें। विपक्ष के सियासी हथियार, केदारनाथ मंदिर निर्माण विवाद को उठाने का काम किया जाएगा। केदार घाटी में आई आपदा के मुद्दे को भी विपक्ष सदन में उठाएगा। प्रदेश में बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष कार्य स्थगन का प्रस्ताव लाने का काम करेगा।
बेरोजगारी और महंगाई जैसे विषयों पर भी विपक्ष चर्चा की मांग करेगा। तो वही सत्र के आगाज से पहले दोनों में सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। 3 दिवसीय सत्र है। पहला दिन जो है हमारी दिवंगत नेता शैला रानी रावत जी जो केदारनाथ से विधायक थी, उनका देहांत हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि देने में जाएगा। दूसरा दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण में जाएगा और तीसरा दिन यानी कि इकलौता दिन रखा गया है 70 विधानसभाओं की परेशानियों को, दुश्वारियों को, पीड़ाओं को, कष्टों को वहां पर टेबल पे रखने के लिए। मंदिर कहा जाता है लोकतंत्र का विधानसभा को, और सत्र के लिए बाट जोहते हैं क्षेत्रीय जनता भी और चुने हुए जनप्रतिनिधि भी कि सत्र आहूत होगा तो सत्र में प्रदेश की बातों को उठाया जाएगा। इस वक्त प्रदेश में क्या चल रहा है, कलकत्ता से बुरे हाल तो हमारे हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को सकारात्मकता के साथ में इस समय सत्र को चलने देना चाहिए, क्योंकि सत्र में बहुत ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जो जनहित में होते हैं, जो प्रदेश हित में होते हैं, जो विकास हित में होते हैं। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा ही मचाने की बात करेगा तो क्या सरकार काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी? अगर इतनी नेगेटिविटी ही अगर विपक्ष के अंदर है तो मुझे लगता है कि उनको जनता के बीच में जाकर के इस चीज के लिए बात करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कहां उनसे चूक हुई है। पर सरकार इतना अच्छा काम और बेहतर काम कर रही है और उसके बावजूद अगर विपक्ष हंगामेदार इस सत्र को बताने की बात कर रहा है तो इससे छोटी सोच और इससे छोटी मानसिकता मुझे लगता है कि ऐसी नहीं होनी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र भले ही 3 दिन का हो, लेकिन अगर सकारात्मक रुख के साथ सदन की कार्रवाई चलती है तो जनहित के प्रश्न भी सदन के भीतर हल हो पाएंगे और जनता से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी सरकार संजीदगी के साथ काम कर पाएगी। ऐसे में अब देखना यह है कि सदन के भीतर विपक्ष का हंगामा बढ़ता है या फिर सत्ता पक्ष विपक्ष के दबाव में सत्र की अवधि बढ़ाने का काम करता है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियां गैरसैंण में पूरी हो चुकी है। गैरसैंण में पूरा सामने आना सज चुका है, यानी नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल से 3 दिवसीय सत्र की शुरुआत हो गई है। 3 दिवसीय सत्र हंगामेदार रहने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस मानसून सत्र में बजट अनुपूरक बजट को लाने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि विपक्षी सदस्य अनुपूरक बजट के साथ साथ जो जनहित के जो ज्वलंत जो विषय रहे उनको उठाने का काम करेंगे। सदन के भीतर जिस प्रकार से इस बार गर्माहट देखने को मिल रही है तो ऐसा समझा जा सकता है कि पूरा सदन हंगामेदार रहने की उम्मीद है। सत्र में दौरान जो नए विधायक खासतौर पर आए, चाहे कांग्रेस के लखपत बुटोला हो, काजी निजामुद्दीन हो, उनकी तरफ से भी कुछ ऐसे विषयों को उठाने का काम यहाँ पर किया जाएगा जिससे सत्र हंगामेदार रहेगा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने सदन में विपक्ष के हमलों को नाकाम करने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। ये कहा जा सकता है कि विपक्षी विधायक विपक्ष के हमलों के लिए सत्ता पक्ष के विधायक एकजुट दिखेंगे और सदन के भीतर चाहे केदारनाथ का विषय हो, आपदा का विषय हो या फिर कानून व्यवस्था का विषय हो, उस पर सरकार की तरफ से बचाव पक्ष रखने का काम करेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि 3 दिन के लिए जो 3 दिवसीय सत्र है विधानसभा का, उसमें हंगामा भी बढ़ेगा, साथ ही सरकार का एक्शन मोड भी देखने को मिलेगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ विकास के लिए यहाँ पर रखा गया है। कैमरामैन सुना था अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, भराड़ी। तो रुक करेंगे अगली खबर की, और अगली खबर उधम सिंह नगर से, जहां जिले के एसएसपी मंजुनाथ का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जहां कोलकाता की घटना से देश झुलस रहा है, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी मंजुनाथ ये कह रहे हैं कि समाज कहां जा रहा है, इसका ठेका अकेले पुलिस का नहीं है। वो यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एक महिला को देखकर दरिंदे क्या सोचते हैं, उसका ठेका मेरे पास नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कप्तान साहब, अपराधियों में पुलिस का डर हो, ये ठेका तो आपके ही पास। दरअसल उधम सिंह नगर में अभी महिला के साथ ऐसा ही हादसा हुआ और देहरादून में आईएसबीटी पर बस में युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और प्रदेश के संवेदनशील जिले के कप्तान का यह कथन समाज में घोर निराशा पैदा करने वाला है। यानी कप्तान साहब ये कह रहे हैं कि एक महिला को देखकर दरिंदे क्या सोचते हैं, उसका ठेका मेरे पास नहीं। सुनिए जिले के कप्तान साहब का बयान। ये इमोशंस पे आए बिना केवल तकनीकी एविडेंस के आधार पर बढ़िया सजा कराना से और रुकेगा नहीं। और रही बात दूसरी सवाल का, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, समाज किस तरफ जा रहा है ये पुलिस ने अकेला ने ठेका नहीं लिया, मैं क्लियरली बताता हूँ। समाज किस तरफ जा रहा है, समाज में कुछ दरिंदे लोगों का क्या सोच है, एक महिला को देख के वो क्या सोच रखते हैं, उसका मैंने ठेका नहीं लिया, ठीक है ना।
वह ठेका नहीं लिया, लेकिन ये बड़ा ही गिन सोच है कि लोग ऐसा जानवरों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ इन सब चीजों में। मैं कहाँ बोला ऐसे आदमी को मिलना चाहिए, लेकिन आप ये बोल रहे हो ठीक है सर। अच्छे से हमें बाल आखिर उसको नसीली ने बाल क्यों काट दी सर? क्या चीज? उसके बाल जो बरामद अभी तक वहीं पड़े थे, कल लेके गई है। तब हमने बुलाया, कल लेके गई है बिल्कुल। ऐसी क्यों निकल गया है ना? अलग पड़ा था बहुत टोटल बाल बरामद अलग पड़ा था बहुत। जो टेक्निकल एविडेंस होगा, फुटेज वगैरह भी आगे होगी, टेक्निकल एविडेंस देखता हूँ जो होगा उसमें तो बताइए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां आईएसबीटी में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद एसएसपी देहरादून ने पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। दिल्ली से दून तक बस चलने से लेकर बस के बीच में रुकने और ढाबा से लेकर आईएसबीटी तक की फुटेज लेने के लिए सर्विलांस टीम लगाई गई। जल्द ही साक्ष्यों को पुख्ता करने के लिए एसआईटी आरोपी को कस्टडी रिमांड में ले सकती है। तो आरोपियों को रिमांड पर लेने की पूरी तैयारी की जा रही है और राजधानी में निर्भया कांड जैसा ये पूरा मामला देखने को मिला। तो फुटेज के लिए सर्विलांस टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है और पूरे रास्ते पर बीच में कहां बस रुकी थी, बस कहां जा रही थी, कहां कहां बस रुकी, सब कुछ पूरी तरीके से रिमांड पर लेने की तैयारी है आरोपी को इस पूरे मामले में। तो वहीं पर्यटन नगरी रानीखेत के गांधी चौक पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का 1 घंटे का मौन व्रत रहा, जिसमें स्थानीय कांग्रेसी भारी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान माहरा ने यह कहा कि प्रदेश में लगातार बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से सुरक्षा देने में फेल रही है। भाजपा अपने राज्यों में होने वाली इस तरह की घटनाओं पर मौन क्यों है? आपको यह बता दें कि मौन व्रत वाले राज्य में हो रही बलात्कार की घटनाओं को लेकर यह किया गया। आई थी उसके कार्यकाल में इन 7 वर्षों में हम आखिरी स्थान से महिला अपराध में पहले स्थान पर आ गए हैं। और ये रिपोर्ट एनसीआरबी की रिपोर्ट है, जो हम नहीं है, सरकारी रिपोर्ट्स है। उसके अनुसार 9 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड आज महिला अपराध में पहले स्थान पर खड़ा है। और रोज कोई ना कोई ऐसी खबर आ रही है जिससे इधर देवभूमि सर्वसार हो रही है। 24 जून को एक 14 साल की बच्ची का रेप करके उसका मर्डर हरिद्वार में हुआ। उसके बाद रुद्रपुर में एक नर्स जो स्पोर्ट्स पर्सन भी थी, जिम जाती थी, ताकतवर लड़की थी, उसका रेप होता, उसका मर्डर कर देता। पुलिस जो खुलासा करती है उससे उस लड़की का, उस नर्स का परिवार सहमत नहीं है। वो कहते हैं एक शराबी हमारी बेटी को काबू में नहीं कर सकता था। उसके अलावा अभी आईएसबीटी में देहरादून, जो प्रदेश की राजधानी है, वहाँ एक 13 साल की नाबालिग का बलात्कार हो जाता है। आखिर पुलिस की गश्त क्यों नहीं होती? सीसीटीवी कैमरों के होने के बावजूद, रात्रि गश्त की व्यवस्था होने के बावजूद इतनी बड़ी घटना राजधानी में कैसे हो गई? ममता जोशी श्रीनगर से गायब होती है, आज 3 साल होने के उपरांत भी उसका पता नहीं चलता। लड़की का भाई भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री के ऊपर खुलेआम आरोप लगाता है कि उसकी वजह से जांच का खुलासा नहीं हो रहा है, उसका दबाव है। तो वही अंकिता भंडारी मर्डर केस का आप सभी लोगों को पता है, पुलिस ने बेशर्मी से कमरे को वीआईपी बता दिया। आग लगती है और एक बार नहीं, पहली बार आग लगने के 14 दिन बाद या 15 दिन बाद वहां दोबारा आग लग जाती है। आखिर वो एरिया सील क्यों नहीं हुआ? किस वीआईपी को बचाने की साजिश थी? तो वहीं मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के जनक कहे जाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 80 यानी 80वीं जयंती है, जिसे देश भर में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। डोईवाला में जिला कांग्रेस कमेटी ने इस मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
कार्यक्रम में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने शिरकत की और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहा कि आधुनिक भारत की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच का यह नतीजा है कि आज हम आधुनिक भारत का हिस्सा हैं। राजीव जी को याद करके हम सब लोग बहुत ही भाव विभोर हैं, क्योंकि इस देश के अंदर आज सूचना की जो क्रांति है उसका शुभारंभ इस देश के अंदर राजीव जी ने किया। आज नौजवानों को मत देने का जो अधिकार है उसकी शुरुआत राजीव जी ने की। महिलाओं को नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायतों में आरक्षण देने का जो काम किया उसके शुभारंभ भी राजीव जी ने किया है। जो पंचायती राज एक्ट का ये जो बहुत बड़े संशोधन 1973 संशोधन राजीव गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में डोवेला कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता जिला कार्यालय में एकत्रित हुए और पूर्व मंत्री आदरणीय हरक सिंह रावत जी के यहाँ पहुंचने के बाद हम लोगों ने राजीव जी को नमन किया, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ये पूरा देश जानता है कि राजीव जी सूचना क्रांति के जनक रहे। युवाओं को 18 साल के युवाओं को वोटिंग का अधिकार दिया। पंचायती राज व्यवस्था में जो एक्ट के संशोधन आए वो राजीव जी के नेतृत्व में आए। जितना भी कहें, जितना भी याद करें वो कम है। तो आज राजीव जी को सबने याद किया है। तो वहीं कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत पर्यटन नगरी रानीखेत पहुंचे, जहां उन्होंने मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत ने यह कहा कि इस अभियान के तहत पौधों का संरक्षण हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सड़क किनारे मौजूद कमजोर पेड़ों या कभी भी गिरने की कगार पर खड़े पेड़ों को विभाग द्वारा कटवाया भी जा रहा है। उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है। जहां तक विभागों के पेड़ों की बात है, विभागों के पेड़ भी लगे और उसका देखभाल हो सके, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से इस बात को कहा है। सड़क के किनारे कुछ पेड़ जल गए हैं या गिरने वाले हैं जो आपने प्रश्न किया है, इसके लिए मैंने आपके सामने डीएफओ से बात किया है। उन्होंने कहा है कि हम 15 दिन के अंदर इन पेड़ों का पातन का कार्यक्रम कर लेंगे, और नहीं करेंगे तो आप मुझे फोन करें तो मैं उनको फिर बताऊंगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर कालाडूंगी से, जहां कालाडूंगी के कोटाबाग राजकीय महाविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। बीएससी कृषि की मांग को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि शासन स्तर पर जो बीएससी कृषि की फाइल अटकी हुई है उसे जल्दी स्वीकृत किया जाना चाहिए। पिछले कई समय से क्षेत्रीय जनता द्वारा लगातार बीएससी कृषि की मांग की जा रही है, लेकिन उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा लगातार घोषणाओं के बावजूद इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पूरी घोषणाओं के कारण कई बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुछ समय पूर्व खंडीय विकास अधिकारी जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय की संचालन की मांग की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आज ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया गया है, जिनमें हमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है। और जल्द से जल्द अगर हमारी मांग पूरी नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा भूख हड़ताल को बाध्य होना पड़ेगा, जिसकी सभी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि विषय को लेकर बहुत समय पहले से मांग रही है, जिसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा, छात्रों द्वारा बहुत सारे लेटर जो हैं आगे भेजे गए हैं। उस लेटरों में सिर्फ एक खानापूर्ति हुई है कि कृषि विषय आ रहा है, लेकिन अब एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं ब्लॉक मुख्यालय में बैठे हुए हैं। अगर हमारी ये मांग 3 दिन के भीतर पूरी नहीं होती तो कार्यकर्ता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं लॉकडाउन के रिखड़ी खाल में बच्चों को निवाला बनाने वाले गुलदार को मारने की पूरी तरीके से मांग की जा रही है। दरअसल कल शाम एक 6 वर्षीय बच्चे को गुलदार ने अपना निवाला बना डाला।
गुलदार घर के आंगन में खेल रहे बच्चों को उसकी मां के सामने से खींचकर जंगल में ले गया। काफी देर तक ग्रामीण और पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी रही, जिसके बाद बच्चे को आधा खाया हुआ उसका शव जंगल से बरामद हुआ। बच्चे की मां रक्षाबंधन में अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके आई हुई थी। मामले में स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने गुलदार को नरबक्षी घोषित कर मार गिराने की मांग की। पहली बात जो विस्थापित हो रहे हैं, जो अपना गांव अपना पहाड़ छोड़ के जा रहे हैं, पहले लगाम उन पे लगे, उनको यहाँ रोजगार का साधन हो, कोई कंपनियां खुले, हमारे बच्चे भटक रहे हैं, वो उधर न भटक करके अपने पहाड़ की तरफ रुख करें, पहली बात। दूसरी बात जो कल शाम की घटना है, वो घटना ये थी कि कल रक्षाबंधन था, जो हमारी बहू थी वो अपने मायके गई रक्षाबंधन के लिए। लगभग शाम के 6:30 साढ़े 6 बजे का समय था। उस समय क्या हुआ कि आंगन में बच्चे खेल रहे थे, आंगन में अपनी नानी और अपनी मम्मी के साथ थे। तो उसमें क्या हुआ कि इतने में गुलदार आया, और गुलदार है चाहे बाघ है कोई भी जंगली जानवर था, वो उठा के ले गया है। निश्चित रूप से पहाड़ के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हम लोग बड़ी त्रासदी में जी रहे हैं, और पहाड़ में वैसे भी पलायन है, लोग इसके बाद गिने चुने लोग हैं, उनके ऊपर भी वन्य जीवों का जो आक्रमण हो रहा है वो निश्चित रूप से पहाड़ को खाली करने का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। मैं समझता हूँ कि तुरंत उस बाघ को जो है मारने का आदेश देना चाहिए। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में बारिश का कहर लगातार जारी है। पिथौरागढ़ के तेजम में कल रात हुई भारी बारिश के कारण सिमगढ़ नदी उफान पर है। इस दौरान नदी में सिंचाई विभाग द्वारा काम भी चल रहा था। अचानक पानी का बहाव तेज आने से मिक्सचर मशीन, पंप, सटरिंग प्लेट, जिसकी लागत लगभग 5 लाख रुपए थी, वो नदी में बह गई। नदी का रुख अब बेलसा बगड़ बस्ती की ओर हो गया, जिससे भू कटान का खतरा बना हुआ है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।